25 सितंबर 2024 की सुबह 7-8 बजे के आसपास का वाकया था। कुछ लोग जब अपने खेतों की तरफ जा रहे थे तो इसी बीच में एक पेड़ से लटकी हुई लाश दिखाई देती है। दरअसल ये लाश जो थी उड़ीसा प्रदेश का एक ज़िला है भटक, और भटक का ही एक गांव लगता है ठुरी। ठुरी गांव का एक पेड़ में जिस तरह से लाश मिलती है वो लोगों को जब जाकर नज़दीक से देखा जाता है तो वहाँ पर एक बैग था, नोटबुक था और साथ ही स्कूटर था। पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर आती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि ये आखिरकार ये लाश है जिसकी जब ये पता चलता है कि कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मुक्ति रंजन रॉय की है। और वो मुक्ति रंजन रॉय जो कर्नाटक प्रदेश में एक लड़की की हत्या हो जाती है, उसके 59 टुकड़े हो जाते हैं और उसमें प्राइम सस्पेक्ट कोई व्यक्ति होता है जो मुक्ति रंजन रॉय ही था, जिसकी लोकेशन कभी उड़ीसा में मिलती है तो कभी पश्चिम बंगाल में मिलती है। कातिल तो मर चुका है लेकिन कातिल क्यों किया, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जाननी थी, यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था और उसने इतने सारे टुकड़े किए थे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है पड़ोसी देश के नेपाल के एक कंठ एक राज्य लगता है, उसी का एक गांव लगता है टीकापट्टी। यहाँ आने के बाद जब अपने काम धंधे में लग जाते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि उसकी जो पत्नी होती है वो जुड़वा बेटी होती है और एक बेटी का नाम लक्ष्मी रखा जाता है और दूसरी बेटी का नाम महालक्ष्मी रखा जाता है। कुछ दिन के बाद एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम नरेश रखा जाता है और एक और बेटा पैदा होता है जिसका नाम उक्कम सिंह रखा जाता है। और ये परिवार अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था, खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था और जो सपने थी, जैसी कमाई थी वैसे सपने भी इनके पूरे हो रहे थे और बच्चे बड़े होने लगते हैं। और लक्ष्मी की शादी एक मुस्लिम लड़के से होती है और लक्ष्मी अपना नाम बदलकर शहीदा बुशरा रख लेती है। हालांकि परिवार को इस बात की कोई ऐतराज़ नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी में अच्छी खासी खुश थी नज़र आती हैं। महालक्ष्मी का जो उसकी जुड़वा बहन होती है लक्ष्मी, महालक्ष्मी के साथ 2019 में नेल बंगला का एक इलाका लगता है बेंगलोर का ही, वहाँ का रहने वाला हेमंत दास होता है, उससे शादी हो जाती है। और शादी होने के कुछ दिन के बाद लड़की अकेले रहना शुरू कर देती है, यानी कि महालक्ष्मी ही अपने पति से अलग हो जाता है और इसी बीच में उसको एक बेटी पैदा हो जाती है और अपने बेटी को लेने से इनकार कर देती है और बेटी हेमंत दास इसकी पति के साथ हिस्से में आ जाती है। और कुछ दिन तो वो अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन परिवार के साथ रहने के बावजूद भी इसकी परिवार से ज़्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि वो आज़ाद खेला की थी। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना बिल्कुल अलग रहें। और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, अपना ज़िंदगी काम धंधे की तलाश में जुड़ जाती है। तो कभी किसी की मॉल में कहीं नौकरी करती है तो कभी किसी जगह नौकरी करती है। आखिरकार इसको नौकरी भी मिल जाती है और अब वो नौकरी मिल जाती है तो एक मॉल के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, उसी से सेल्स वुमेन के लीडर का इस जॉब मिल जाता है और बहुत अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन इसी बीच में अक्टूबर 2023 का एक वाकया है, इसने बेंगलोर का ही एक जगह लगती है, वहाँ पर कंवल, वहाँ पर एक 3 मंजिला पर मकान होता है और 3 मंजिला मकान के टॉप फ्लोर पर ये रहना शुरू कर देती है। और इसी बीच में इसका भाई, इसका भाभी यहाँ पर भी आकर साथ रहना शुरू कर देता है, क्योंकि बहन का अकेले रहना इस तरह से ठीक नहीं था और पहले से वो अपनी पति से अलग रह रही थी, अपनी बेटी से अलग रह रही थी और अब वो परिवार से भी अलग रहने लगती है। तो भाई ने कहा कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन भाई और भाभी कुछ दिनों तो साथ रहते हैं लेकिन विवाद हो जाता है, इसीलिए भाई भी छोड़कर चला जाता है।
उसने साफ-साफ बोल दिया था कि महालक्ष्मी ने यह अकेले ही रहना पसंद करेगी, अकेले ही रहेगी। अब ये अकेली रहने लगती है और इसी बीच में 1-2 बार कहीं विवाद भी होता है, तो हेमंत दास एक हेयर ड्रेसर का काम करने वाले अशरफ पर एक इल्ज़ाम लगाता है कि हमारे परिवार में, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में जो दायरा आई है, जो दरार आई है, वो अशरफ की वजह से ही आई है और इस बात पर कुछ कहा-सुनी भी होती है, लेकिन महालक्ष्मी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये अपने मन की मालिक थी, माँ, भाई, बहन, परिवार से, लोगों से इससे ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते थे और ज़्यादा से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। हालाँकि बातचीत होती थी, लेकिन उतनी बातचीत नहीं होती थी जितनी कि एक परिवार के लोगों में बीच में आपस में होती है और पता चलता है कि कई-कई हफ्ते बीत जाते थे, लेकिन ये जो फ़ोन कॉल जो दूरियां थी, वो कन्फ्यूज़न गैप थी, वो बहुत ज़्यादा गैप थी और वो लगातार हो रहा था और महालक्ष्मी अपनी ज़िंदगी में ऐसी चल रही थी। एक दिन ऐसा आता है कि 21 सितंबर 2024 का ये वाक़या है, जिस बिल्डिंग में महालक्ष्मी रहती थी, उसी बिल्डिंग में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम जीवन प्रकाश होता है, व्याली कंबल की मैं बात कर रही हूँ। जब ये बात वहाँ पर रहती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। जीवन प्रकाश ने अपने आस-पास के लोगों को कहा कि तुम्हारे घर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। ज़्यादातर घरों के लोगों ने कहा कि हमारे घर से नहीं बल्कि टॉप फ्लोर से आ रही है, आपको टॉप फ्लोर पर जाकर देखना चाहिए। टॉप फ्लोर पर जीवन प्रकाश जाता है और जाने के बाद महालक्ष्मी का जो घर होता है, उस दरवाजे पर खड़ा होता है, तो पहली बात तो कई बार आवाज़ लगाता है, लेकिन आवाज़ लगाने पर उसके लिए फिजूल भी था, क्योंकि ताला लगा हुआ था और ताला लगा होने की वजह से इसने उधर-उधर जब चेहरा कर देखता है, तो उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी और दुर्गंध को लेकर वो परेशान हो जाता है और तुरंत ही वो मकान मालिक से संपर्क करता है और मकान मालिक को जब बताता है कि घर है जिसको किराए पर आपने दिया है, एक लड़की रहती थी महालक्ष्मी, वो सुबह से यहाँ से सुबह लगभग 9:30 बजे से आसपास निकलती थी और शाम यानी कि रात लगभग 10 बजे के आसपास वापस आती थी। बाकी यहाँ ज़्यादा लोगों की मतलब रखते नहीं थे, लेकिन इस कमरे के अंदर से बेतहाशा दुर्गंध आ रही थी और कुछ ना कुछ तो ज़रूर दाल में कुछ काला है। आपको यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए। मकान मालिक भी आकर यहाँ पे देखते हैं तो उन्हें भी लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसने जो कमरा किराए पर लिया था और कागज़ वगैरह तैयार किए गए थे, उसमें इंटरनेट नंबर लिखे हुए थे और इंटरनेट नंबर जो उसकी बहन लक्ष्मी का होता है और भाई का नंबर होता है और भाई और बहन को फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करने के बाद पता चलता है कि घर के अंदर से दुर्गंध आ रही है। फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे तो संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसीलिए आप आ जाइए। माँ और बेटी दोनों आती है, यानी कि लक्ष्मी आती है और उसकी जुड़वा बहन होती है, साथ ही माँ मीना राणा के जब आते हैं और आने के बाद देखते हैं तो आस पड़ोस की मकान मालिक की और खुद माँ बेटी इनके सामने ही उस दरवाजे को खोला जाता है और दरवाज़ा खोला जाता है तो पता चलता है कि अंदर बहुत ज़्यादा दुर्गंध थी। लोग चीख कर बाहर निकलते हैं और जब अंदर का दुर्गंध देखा जाता है तो अंदर का जो दृश्य देखा जाता है तो किसी पर देखा नहीं जाता है और जगह-जगह घर के अंदर कीड़े रेंग रहे थे, चाहे रसोई हो या फिर आंगन हो या फिर बेडरूम हो, जहाँ-तहाँ उसकी पहुँच थी। जहाँ-जहाँ वो रेंग सकते थे, वो रेंग रहे थे और पुलिस को सूचना दी जाती है कि पुलिस मौके पर आती है और पुलिस मौके पर आती है। हालाँकि ऐसा बताया जाता है कि खून की कोई धब्बे नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ दुर्गंध यहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? एक लाइन थी जो शायद कीड़ों की वजह से लाइन हुई थी और ये फिर वहाँ
ब्लड बह रहा था और कुछ इस तरह की लाइन थी। जब पुलिस ने जब उस लाइन का पीछा करना शुरू किया तो लाइन जा रही थी फ्रिज की तरफ और लगभग 165 लीटर का वन डोर फ्रिज था और उस फ्रिज को जैसे ही खोला जाता है तो एक बार फिर से लोगों का चीख निकल जाती है। दरअसल उस लड़की की जो लाश थी फिर इसके अंदर थी, लेकिन उसके कई सारे टुकड़े थे। ऊपर का जो गर्दन का हिस्सा था वो फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखा हुआ था और पैरों का जो हिस्सा था वो फ्रिज के ऊपर में रखा हुआ था और इस तरह से उनकी गर्दन रखा हुआ था और शरीर के अलग अलग जो टुकड़े थे वो फ्रिज के अंदर फेंके पैक हो रहे थे। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार ये वजह क्या है, क्या नहीं है। पुलिस ने जब इन वजहों को तलाश करने की कोशिश की तो पता चलता है कि महालक्ष्मी अपनी पति से करीब 4 साल पहले अलग रह रही थी, लेकिन जब पति से पूछताछ की जाती है तो उसने एक लड़के का नाम लिया जिस लड़के का नाम अशरफ होता है और अशरफ ने ही मेरी बीवी का कत्ल किया है, उसी ने ही इसके टुकड़े किए हैं। और वो इतना था कि जब यही बात जब वो सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविज़न पर हर जगह अशरफ का नाम सामने आने लगता है, लेकिन बेंगलोर पुलिस ने जब इसका मोबाइल तलाश किया तो बेड पर ही मोबाइल पड़ा हुआ था और मिल जाता है। मोबाइल की लोकेशन निकलवाई जाती है, सीडीआर निकलवाई जाती है, किस किस से बातें होती है उसके बारे में पता निकाला जाता है। अब सीडीआर के माध्यम से ये पता चलता है कि एक नंबर है जिस पर बहुत सारी बातें होती थी। नंबर किसी और का नहीं बल्कि उड़ीसा के रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम मुक्ति रंजन रॉय होता है। अब उसके बारे में पता निकाला जाता है तो वो बम्बई गया हुआ था और बम्बई अपने भाई के पास जाता है तो पुलिस आके उसके भाई को भी कांटेक्ट करती है और जब कांटेक्ट करती है तो पता चलता है कि वो यहाँ से जा चुका है, यानी कि अपने गांव उड़ीसा की तरफ जा चुका है। और उड़ीसा जब जाता है अपनी माँ से मुलाकात करता है तो माँ से बातचीत करता है और पुलिस इससे पहले कि उसको गिरफ्तार करती, उसकी पकड़ाई करती, उससे पहले ही वो मर जाता है। और मरने से पहले उसने एक प्रेस यानी कि एक पत्र लिखा था, उस पत्र में एक कारण लिखा था, साथ ही अपनी माँ को कुछ कारण बताए कि साथ ही उसने भाई को कुछ अलग कारण बताए थे। अब पुलिस ने जब इन कारणों को जानना, मीडिया के माध्यम से ये कारण जब लोगों को पता चलते हैं कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल आजाद ख्यालों वाली महालक्ष्मी की नज़दीकियां इस लड़के से, यानी कि जिस लड़के का नाम मुक्ति रंजन रॉय होता है, उसके साथ जुड़ जाती है और साल 2023 में मुक्ति रंजन रॉय को भी कुछ कमाया करता था। वो अपनी कमाई का सारा मोस्टली हिस्सा उसके हिस्से में चला जाता था। अब चाहे सोने की चैन हो या अंगूठी हो या फिर महंगा मोबाइल हो, इस तरह की ये चीज़ें जो थी उसने अपने भाई से इस बात का जिक्र किया कि महालक्ष्मी के लिए दिलवाया, लेकिन महालक्ष्मी की लगातार डिमांड बढ़ती चली जा रही थी और मुक्ति उतना पैसा कमा नहीं पाता था, इसीलिए वो अपने घर पर पैसे भी नहीं भेज रहा था। 1 डेढ़ साल से लगातार डिप्रेशन में वो चल रहा था और इसी बीच में कहासुनी भी हो जाती है और एक बार इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए थाने में शिकायत कर दी जाती है। बताया जाता है कि वो केरल का इलाका था। जब वहाँ शिकायत दर्ज कराई जाती है तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन वो कुछ पैसे देकर मुक्ति छूट जाता है और वहाँ से बचकर निकल जाता है। आगे वक्त बढ़ता है और वक्त आगे बढ़ने के बाद इसको लगातार ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, इसको धमकियाँ दी जा रही थी और महालक्ष्मी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुक्ति को धमकी दी कि वो परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। दोनों एक ही मॉल के अंदर काम करते थे और एक मैनेजर की भूमिका में था और एक ब्यूटी शॉप की जो होती है उसकी सेल्स वूमेन की लीडर थी।
और काम कर रहे थे। दोनों आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, लेकिन मनमुटाव लगातार बढ़ रहा था और एक तरह से प्यार के बाद रिलेशनशिप और रिलेशनशिप के बाद जब नफ़रत का दायरा बढ़ने लगता है, तो नफ़रत का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और 1 सितंबर 2024 को ये दोनों काम करके जाते हैं, लेकिन 1 सितंबर 2024 के बाद जब काम से घर आते हैं, तो ये जो लड़का होता है साथ चला जाता है और 2 सितंबर को ये नंबर बंद हो जाता है। नंबर बंद हो जाता है, उसी कमरे में उसी के साथ मुक्ति भी था और महालक्ष्मी भी थी, दोनों साथ होते हैं और कहाँ सुनी होती है जब इसमें अपने भाई, अपनी माँ को पूरी कहानी बताई। कुछ बातें उसमें एक पत्र में लिखी हुई थी, बताया जा रहा था कि उसमें उस लड़की की जो गर्दन होती है, उसको बहुत बुरी तरह से पकड़ा था और पकड़ने के बाद उसको तब तक दबाया रखा था जब तक कि उसकी प्राण न निकल जाए। लड़की मर जाती है, लेकिन अभी भी वो सोचता है कि इस लाश को किस तरकीब से ठिकाने लगाया जाए, लेकिन वो जो भीड़-भाड़ वाला इलाका था, इसीलिए एक ट्रॉली बैग में वो पाया जाता है और ट्रॉली बैग पे लाने का मकसद यही था कि उसके लाश को इस जगह पैक करके यहाँ से दूर ले जाकर कहीं डिस्ट्रॉयड कर देता, फेंक देता और इस घटनाक्रम का कभी खुलासा होगा ही नहीं। लेकिन इस भीड़-भाड़ के वाले इलाके में कैसे जाएँ, कहाँ से निकले, कैसे निकले, वो परेशान हो जाता है और लाश को बजाय ठिकाने लगाने के उसने जो फ्रिज होता है उसके अंदर ही ठिकाने लगा देता है। और उसके बाद पूरे घर को साफ करता है, धोता है, जग-जग खून के धब्बे को जहाँ-जहाँ लगा हुआ था वो केमिकल इस्तेमाल करके उसको खून के धब्बों को भी साफ कर देता है। यहाँ तक कि निकल जाता है और सीधा अपने भाई के पास पहुँचता है और भाई के पास पहुँचने के बाद फिर से वहाँ कुछ दिन रहता है और वहाँ से निकलने के बाद वो माँ के पास पहुँच जाता है और माँ के सीने से लगकर बहुत ज़्यादा रोता है और अफ़सोस ज़ाहिर करता है कि मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मैंने एक लड़की की हत्या कर दी है और कुछ इस तरह की बातें जब माँ से बताता है तो माँ ने अपनी पुलिस को बयान दिया, जो पुलिस इन बयानों को भी दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस ने इस भाई को भी अपनी हिरासत में ले लिया था। उसने भी पूछताछ की तो उसने भी कुछ कहानियाँ बताई और उस कहानी के बाद फिर वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि एक जगह रुक भी नहीं पा रहा था और ये कहानी लगातार अखबारों में, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर आ रही थी और ऐसी स्थिति में बह गए तो कहा जाए कि कहीं पुलिस पकड़े तो उसके साथ कुछ हो जाती करेगी, इसीलिए उसने जाती थी बचने के लिए, इसने ज़माने में रुसवाई से बचने के लिए एक जो 1.5 साल से डिप्रेशन का शिकार हो रहा था, उन सभी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए अपनी जीवन लीला को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। पुलिस ने बहुत सारे सवाल थे, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब तो पुलिस को शायद अभी तक नहीं मिल पाएँगे क्योंकि वो बोलने की स्थिति में नहीं है और पोस्टमार्टम के बाद सबको परिवार के हवाले कर दिया जाता है और शायद उसका सब पोस्टमार्टम भी हो चुका है। इसीलिए जितनी कहानी उस पत्र में लिखी हुई थी, जितनी कहानी माँ को सुनाई गई थी, जितनी कहानी अपनी भाई को सुनाई थी, उस कहानी से भी बाकी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इसमें क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या नहीं हुआ है, इस पर आने वाले अंदाज़ा को लगाए हुए थे और अशरफ ने कत्ल किया है। लेकिन जब पुलिस को अशरफ को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि अशरफ से काफ़ी समय से इस महालक्ष्मी का संपर्क नहीं हो पा रहा था और महालक्ष्मी के संपर्क में कहीं भी कई लोग भी उससे ज़्यादा पूछताछ करते हैं, तो उसका भी कत्ल कोई लेना देना नहीं था। हालाँकि मुक्ति रंजन रॉय जो था अब तो इस दुनिया में नहीं है और जो भी सबूत थे, जो सबूत अब इस दुनिया में जो भी देखे गया, कातिल अपने पत्र में लिखकर परिवार वालों को बताकर वो मर जा चुका है और इससे ज़्यादा किसी और जानकारी मिल भी नहीं पाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दिखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और
आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।